जी शुरू करते हैं फरवरी मंथ की हमारी कंप्लीट करंट अफेयर को और यहां से शुरू करेंगे हम। युद्ध से प्रभावित यूक्रेन देश से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला गया। यूक्रेन देश से जो भारतीयों को निकाला गया वो ऑपरेशन गंगा मिशन के तहत निकाला गया और 219 लोगों को पहले निकाला गया और ये काम अभी भी चल रहा है, आप फोटो में देख सकते हो, है ना। तो ऑपरेशन गंगा आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो ऑपरेशन से रिलेटेड हमारी करंट अफेयर बनती है उनको भी देख लेते हैं। अफगानिस्तान से जो भारतीयों को निकाला गया था वो ऑपरेशन देवी शक्ति के नाम से ऑपरेशन था, है ना, याद रखेंगे आप। ऑपरेशन खात्मा बुक जो है, एक बुक है ऑपरेशन खात्मा के नाम से, ये आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर द्वारा दोनों ने मिलकर लिखी है संयुक्त रूप से। और ऑपरेशन मेरी सहेली ये चलाया गया था दक्षिण पूर्व में यात्रा के दौरान महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, ऑपरेशन मेरी सहेली। ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था जो कि राजस्थान के पश्चिमी जैसलमेर के बॉर्डर में पाकिस्तान से घुसपैठ हो रही थी, इसलिए ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया जो कि कोहरे में, घने कोहरे में घुसपैठ होती थी, है ना, उसके लिए चलाया गया था। ऑपरेशन नंबर प्लेट जो है ये रेलवे स्टेशन के आसपास जो गाड़ियां खड़ी होती थी ट्रैफिक न होने देने के लिए, यानी ये ऑपरेशन नंबर प्लेट चलाया गया था। ये सब आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत और जापान के बीच एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा। एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन जो होता है वो भारत और जापान के बीच में होता है और 2022 का ये तीसरा संस्करण होगा बेलगांव में, कर्नाटक के बेलगांव में। 2022 का तीसरा संस्करण कब से कब तक होगा? 27 फरवरी से 10 मार्च तक होगा, बेलगांव कर्नाटक में, है ना। इसके अलावा जो भारत और जापान के बीच में हमारे युद्ध अभ्यास हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। समुद्री साझेदारी, है ना, पीछे पढ़कर आए हैं अगर आपने वीडियो देखी है तो। समुद्री साझेदारी अभ्यास हुआ था और जिमेक्स भी हुआ था। जे से जापान, इंडिया यानी आई से इंडिया, जिमेक्स भी हुआ था भारत और जापान के बीच में युद्ध अभ्यास, है ना। इसके अलावा भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन, किस नाम से? मिलन नाम से विशाखापट्टनम में हुआ। ये बहुपक्षीय कब से शुरू हुआ? 25 फरवरी से। इसकी थीम भी रही थी सामंजस्य और सहयोग, है ना। मिशन कौन सा? ये मिलन की, है ना। ये नौसेना बहुपक्षीय अभ्यास मिलन की जो थीम रही थी सामंजस्य और सहयोग रही थी। राजस्थान के जोधपुर में हुआ है ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास भारत और ओमान के बीच में। भारत और ओमान के बीच में ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास हुआ है राजस्थान के जोधपुर में। दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट है। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस पहले भारतीय को बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित किया गया? बोल्ट्जमैन पदक जो है ये फिजिक्स के योगदान में दिया जाता है और ये पहले भारतीय बने हैं कौन? दीपक धर। इनकी फोटो भी आप देख सकते हो। दीपक धर जो है इनको बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित किया गया है फिजिक्स के योगदान में। ये पुरस्कार हर 3 साल बाद दिया जाता है फिजिक्स के योगदान के लिए, है ना। और दीपक धर जो है इनको 1991 में फिजिक्स के योगदान में शांति भटनागर पुरस्कार से भी नवाजा गया था, ये भी आपको याद रखना है। और 2021 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था ये भी मैंने मेंशन कर दिया यहां पर। सुक्रो मनाबे और क्लॉस हैसलमैन और एक थे हमारे तीसरे जोसेफ प्रेयसी, है ना। ये आप याद रखेंगे तीनों को, जो कि नोबेल पुरस्कार मिला था 2021 का। और दीपक धर को बोल्ट्जमैन पदक मिला है अभी हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? एक और पुरस्कार की बात हो रही है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीना गुप्ता, जो कि रामानुजन पुरस्कार दिया गया हाल ही में युवा गणितज्ञों को दिया जाता है और 45 वर्ष से कम आयु के युवा को दिया जाता है ना। तो ये महान गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुज के नाम से दिया जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। किसे मिला है? नीना गुप्ता को मिला है 2021 का और 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिफेंस एक्सपो 2022 रक्षा प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? रक्षा प्रदर्शनी 2022 का आयोजन गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। इससे पहले 2020 में हुआ था लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। 2021 का कोरोना के कारण नहीं हुआ था। रक्षा प्रदर्शनी 2022 गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। हाल ही में मूडीज ने 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 9.5%। किसने? मूडीज ने लगाया है। आप याद रखेंगे भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है 9.5%। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में अ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? अ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक इंपोर्टेंट है, वही स्टार लगा लीजिएगा। प्रियम गांधी मोदी ने। किसने? प्रियम गांधी मोदी ने। ये आप फोटो भी देख सकते हो इस पुस्तक की। इसके अलावा जो हमारी पुस्तकें हैं हाल ही में लिखी गई हैं उनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक बिल गेट्स ने लिखी है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक सागरिका घोष ने लिखी है। द 10 ट्रिलियन ड्रीम सुभाष चंद्र गर्ग ने लिखी है। ऑपरेशन खात्मा, अभी पीछे एक क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ाया मैंने। ऑपरेशन खात्मा आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर ने लिखी है। द एंजल्स ऑफ कैलाश सुब्री प्रसाद ने लिखी है। फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी ने लिखी है। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट चंद्रचूड़ घोष ने लिखी है। इसके अलावा और भी पुस्तकें रहती हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन पुस्तक जो लिखी है वो अनिरुद्ध सूरी ने लिखी है। अ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक लिखी है प्रियम गांधी ने। इस क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा है ना। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये भी आप याद रखेंगे, नवदीप सिंह गिल ने लिखी है। अनुपम खेर द्वारा लिखी गई है यूअर बेस्ट डे इज टुडे। सोनू सूद द्वारा, मीणा अय्यर द्वारा, दोनों द्वारा लिखी गई है आई एम नो मसीहा। शशि थरूर द्वारा एन एरा ऑफ डार्कनेस। पीएस श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखी है ओह मिजोरम। उर्जित पटेल द्वारा लिखी गई है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये पुस्तकें आप इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शतरंज टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्सन कार्लसन को हराने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। मैग्सन कार्लसन जो कि नंबर 1 विश्व के खिलाड़ी हैं, चेस खिलाड़ी हैं, उनको हराया है रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने, है ना। ये आप फोटो में भी देख सकते हो, याद रखेंगे। रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने मैग्सन कार्लसन जो कि विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हरा दिया है। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2022 का 8वां संस्करण का खिताब किसने जीता है? 8वां संस्करण जो हुआ है 2022 का प्रो कबड्डी लीग का, वो दबंग दिल्ली ने जीत लिया है और ये इनका पहला खिताब है, ये जीता है जो, है ना। और 7वां संस्करण का खिताब जीता था वो किसने जीता था? बंगाल वॉरियर्स ने जीता था। किसने जीता था? बंगाल वॉरियर्स ने। अभी जो दबंग दिल्ली ने जीता है ये किसको हराकर जीता है? पटना पायलट को हराकर जीता है। इससे पहले 7वां बंगाल वॉरियर्स ने, और पहला संस्करण जो हुआ था वो जयपुर पिंक पैंथर ने जीता था, है ना। ये आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, हाल ही में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी भाषा में शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? एमबीबीएस की पढ़ाई होगी हिंदी मीडियम से होगी। मध्य प्रदेश का कौन सा? गांधी मेडिकल कॉलेज में। ये पहला कॉलेज बन गया है मध्य प्रदेश का, आप याद रखेंगे, गांधी मेडिकल कॉलेज। नाम भी पूछा जा सकता है कौन सा कॉलेज बना है, तो नाम को भी आप ध्यान में रखेंगे, गांधी मेडिकल कॉलेज, जो कि एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी माध्यम से भी होगी। फसल बीमा पॉलिसी को वितरित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने अभियान की शुरुआत की है। किस अभियान की शुरुआत की है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने शुरुआत की है एक अभियान की, प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसियों को वितरित करने के लिए। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। कौन सा? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, है ना। तो इस योजना की जो शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, ये कब हुई थी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? नदियों में किया नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप, ये असम राज्य की सरकार ने किया। किसने किया? असम राज्य की सरकार ने। अभी हाल ही में जो ऐप लॉन्च हुए हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। हाल ही में मनरेगा के तहत शिकायतों का निवारण करने के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च हुआ है। कौन सा? लोकपाल ऐप हुआ है, मनरेगा के तहत शिकायतों का निवारण करेगा। किसानों को ब्लॉक स्तर पर मौसमी संबंधी जानकारी देने के लिए ऐप लॉन्च किया है आईआईटी रुड़की ने। कौन सा ऐप है वो? किसान ऐप के नाम से। किस नाम से? किसान ऐप के नाम से लॉन्च किया है आईआईटी रुड़की ने, जो कि मौसम संबंधी जानकारी किसानों को देगा। कमिट टू क्विट अभियान के तहत तंबाकू छोड़ो ऐप विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है। तंबाकू छोड़ो ऐप, है ना। तो ये सब ऐप के बारे में आप ध्यान रखेंगे। 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55 देशों पर जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में भारत की कौन सी रैंक रही है? अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा की बात हो रही है तो यहां पर 43 यानी 43वीं रैंक रही है। इससे पहले 2021 में जो रैंक रही थी वो 40 रही थी, है ना। अब 43 रही है, ये आप याद रखेंगे। 55 देशों पर ये जारी हुई है। और किसने जारी की है ये रिपोर्ट? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, ये आप याद रखेंगे।
रखेंगे। इसमें पहला स्थान जो रहा है वो अमेरिका का रहा है, दूसरा जो है यूके का और तीसरा जर्मनी का रहा है ना। आप ये याद रखेंगे, भारत की 43 रैंक रही है। इसके अलावा जो भारत की जो इंडेक्स रही है यानी रैंक रही है उनको भी देख लेते हैं। ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स में जो भारत का स्थान रहा है वो 63वां स्थान रहा है। ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस में भारत का चौथा स्थान रहा है। एशिया पावर इंडेक्स में भी चौथा स्थान रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वां स्थान रहा है भारत का। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में 56वां स्थान रहा है। ब्रांड एवोल्यूशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार LIC का जो स्थान रहा है तो वो 10वां स्थान रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंडेक्स रहते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 85वां स्थान है भारत का। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 83वां स्थान है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101वां स्थान है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 121वां स्थान है। वैश्विक शांति सूचकांक में 135वां है और हैप्पीनेस रिपोर्ट में 139वां है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक अभी जो इस क्वेश्चन में पड़ा 43 नंबर पर। वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक जो है सुरक्षा सूचकांक इसमें 66 नंबर पर है भारत, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्या थे, हमारे इंडेक्स थे, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाकिस्तान ने अपने दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार हिलाल पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया है? अपने दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार हिलाल पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया है? यह फोटो से आप समझ गए होंगे, बिल गेट्स, है ना। बिल गेट्स को सम्मानित किया है। पाकिस्तान का जो पहला सर्वोच्च पुरस्कार है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें। इसके अलावा जो पाकिस्तान से करंट अफेयर बनती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जो बनी है वो आयशा मलिक बनी है, हाल ही में बनी थी ये। हाल ही में हिंदू धर्म की सुरक्षा और देखभाल के लिए पहली संस्था भी पाकिस्तान ने खोली है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान का नाम गुलाब जो है वो पाकिस्तान ने रखा है। हाल ही में गुलाबी नमक भी अभी GI टैग मिला है पाकिस्तान के गुलाबी नमक को, है ना। इसके अलावा पाकिस्तान के हाल ही में बाबर क्रूज गजनवी मिसाइल और फतेह 1 का भी हाल ही में परीक्षण किया है। बाबर क्रूज गजनवी मिसाइल और फतेह 1 का अभी हाल ही में परीक्षण किया है। निगार जोहर को अपनी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट बनाया है। किसने? पाकिस्तान ने निगार जोहर को। हाल ही में आयशा मुगल ट्रांसजेंडर को UN में अपना प्रतिनिधित्व बनाकर भेजा। किसने? पाकिस्तान ने आयशा मुगल को। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। मुद्रा पाकिस्तान रुपया है। संसद नेशनल असेंबली है। इसका नाम संसद का नेशनल असेंबली है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसको रेड क्लिफ सीमा बोलते हैं, है ना, रेड क्लिफ रेखा। भारत से लगती सीमाएं जो है वो गुजरात से, राजस्थान से और पंजाब से लगती हैं। इतना सब आप याद रखेंगे पाकिस्तान के बारे में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 20 फरवरी 2022 को किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? 20 फरवरी को मनाया अपना स्थापना दिवस मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने मनाया अपना 36वां स्थापना दिवस। कब? 20 फरवरी को। पूर्ण राज्य का दर्जा इन दोनों को मिला 20 फरवरी 1987 को, ये आप याद रखेंगे, 1987 में। मिजोरम जो है 23वां राज्य बना था 53वें संविधान संशोधन के तहत, है ना। 53वें संविधान संशोधन के तहत 23वां राज्य बना था मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश जो है 24वां राज्य बना था, ये 55वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग, है ना। ये सब आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर जो बनाई गई हैं वो कौन बनाई गई हैं? ये बनाई गई हैं रिद्धिका कोटिया और तनिष्का कोटिया। याद रखेंगे, रिद्धिका कोटिया और तनिष्का कोटिया दोनों बहनें हैं और ये कहां से हैं? गुरुग्राम से हैं, है ना। गुरुग्राम से इन दोनों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ये दोनों शतरंज खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल शतरंज खिलाड़ी हैं। और तनिष्का जो है 2008 में सबसे कम उम्र की शतरंज खिलाड़ी होने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड भी जीत चुकी हैं। ये भी आप याद रखेंगे तनिष्का को, है ना, 2008 में। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 से हरियाणा के पानीपत से शुरुआत हुई थी, ये आप ध्यान में रखना, है ना। तो ये अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में सिंगापुर इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट में मीराबाई चानू ने 191 kg भार उठाकर कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? सिंगापुर इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट में कितना वजन उठाया? 191 kg वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता है। और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला मेडल दिलाया था, ये आप याद रखना। कौन सा मेडल था? रजत पदक था, यानी कौन सा? सिल्वर मेडल था, है ना। भारत का पहला पदक टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ही दिलाया था, मीराबाई चानू ने। टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने सिंगापुर इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग में 55 kg भार वर्ग में खेला,
है ना, 55 केजी भार वर्ग में खेला और 91 यानी 191 सॉरी ये वजन उठाया इन्होंने। इस गोल्ड के साथ मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेल में 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। एक और बात, एक और कमेंट में आप आंसर देना, राष्ट्रमंडल खेल जो है 2022 के ये कहां पर आयोजित होंगे, है ना, जो कि क्वालिफाई कर लिया है मीराबाई चानू ने इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पर 17वां। अमेरिका सॉफ्टवेयर कंपनी IBM के अनुसार साइबर हमलों में तीसरा सबसे सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा बना है? तीसरा सबसे प्रभावित देश बना है, अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी है IBM के अनुसार भारत बना है। कौन सा तीसरा प्रभावित देश बना है? पहला कौन सा है? जापान है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया है। IBM ने हाल ही में अपने ग्राहकों की समस्या के दूर करने के लिए बेंगलुरु में हाल ही में एक साइबर केंद्र भी शुरुआत की थी, ये भी आप ध्यान में रखना। IBM ने की थी बेंगलुरु में एक साइबर केंद्र की शुरुआत की थी, है ना। और जो एक IBM ने अभी रिपोर्ट जारी की है, इसमें जो प्रभावित देश है तीसरे नंबर का भारत रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा। भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा कौन? मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य बना है। पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का स्थान जो रहा था वो 10वां स्थान रहा था। इतना सब आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साहित्य अकादमी द्वारा उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे देने की घोषणा की है? उर्दू भाषा में किसे देने की घोषणा की है? चंद्रभान ख्याल को। किसको? चंद्रभान ख्याल को उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की है। इसकी शुरुआत 1994 में की गई थी। 24 भाषाओं में दिया जाता है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार, और हिंदी में जो मिला है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को मिला है नाटक सम्राट अशोक के लिए, है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को नाटक सम्राट अशोक के लिए। अंग्रेजी साहित्य पुरस्कार जो मिला है ये नमिता गोखले को मिला है थिंग टू लिव बिहाइंड के लिए। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 वाला अब्दुल रज्जाक गुरनाह, आप याद रखेंगे। पहले भारतीय साहित्य पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे, है ना। इनको भी आप ध्यान में रखना। जो अभी उर्दू भाषा के लिए किसे नामित किया है? चंद्रभान ख्याल को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डैश राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का 82 की आयु में निधन हो गया है। आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल जो है ये एक पूर्व मुख्यमंत्री थे। किस राज्य के थे जिनका 82 की उम्र में निधन हुआ है? तो ओडिशा के ये पूर्व मुख्यमंत्री थे, आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल, है ना। इनका निधन हो गया है, याद रखेंगे। और मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है अभी हाल ही में? नवीन पटनायक हैं, गवर्नर गणेशी लाल हैं, है ना। और हाल ही की करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है कुछ को भी देख लेते हैं। उड़ीसा के भारत में 33% घासों का भाग जो है वो चिल्का झील में है। कहां पर है? चिल्का झील में है 33% घासों का भाग। मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है। सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु जो है 32 से 38 वर्ष कर दी गई है। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय किसने बनाया? ओडिशा ने बनाया। ड्राई राशन योजना जो शुरू की वो किसने की? ओडिशा ने की। इसके अलावा स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा नामक नई योजना भी शुरुआत की थी। किसने? ओडिशा ने। हाल ही में ओडिशा सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी भी की थी। स्वच्छ बिंदु सागर पहल और स्मार्ट हेल्थ कार्ड का वितरण भी ओडिशा ने किया था। पुरी में ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर जो उत्सव और पर्व बनाए जाते हैं, नुआखाई उत्सव, रज पर्व और चैत्र जात्रा उत्सव, ये यहाँ पर प्रमुख उत्सव और पर्व है यहाँ के, याद रखेंगे। चिल्का झील के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। नलबन पक्षी अभयारण्य चिल्का झील में ही है ना। और रूसी कुलिया और गोल्डन बीच यहां पर है, कहां पर? ओडिशा में। हीराकुंड बांध है महानदी पर, यह भी आप याद रखेंगे। नोलिया शाही गांव और वेंकट रायपुर गांव को यूनेस्को ने सुनामी रेडी घोषित किया था अभी हाल ही में। कौन सा? नोलिया शाही गांव और वेंकट रायपुर गांव को यूनेस्को ने सुनामी रेडी घोषित किया था। हाल ही में व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रखा गया था। कोणार्क मंदिर, काला पगोड़ा जिसे बोल दिया जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। लिंगराज मंदिर यहाँ पर है, जगन्नाथपुरी मंदिर भी यहाँ पर है। भीतरकनिका नेशनल पार्क
नंदनकानन चिड़ियाघर यहाँ पर है, ये भी आप याद रखेंगे। भितरकनिका नेशनल पार्क। हाल ही में सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का परीक्षण भी अभी हाल ही में किया गया था, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो है एम्स भुवनेश्वर ने तीसरी बार लगातार कायाकल्प पुरस्कार जीता है। भुवनेश्वर में भारत की पहली चेस अकादमी बनेगी। भुवनेश्वर में देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया। भुवनेश्वर में भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन किया। कोविड-19 योद्धाओं स्मारक के लिए भुवनेश्वर में बनेंगे भाई, कोविड-19 योद्धा स्मारक बनेंगे जो भुवनेश्वर में बनेंगे। इंडिया स्किल 2021 में ओडिशा पहले स्थान पर रहा। ओडिशा के कटक में राज्य का सबसे लंबा पुल बनाया जा रहा है, जो कि टी सेतु यानी टी के आकार का होगा, है ना। कमेंट बॉक्स में यह भी आप नीचे बताएंगे कि किस नदी पर यह टी सेतु बन रहा है। कटक का सबसे यानी ओडिशा का सबसे ये लंबा पुल होगा। देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला जो बना है, सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला जो बना है वो बालासोर जिला बना है। इसको भी आप याद रखेंगे। उड़ीसा के बारे में इतना कुछ इंपॉर्टेंट था, ये याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है, डिश टीवी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं ऋषभ पंत, है ना। कौन? ऋषभ पंत बनाए गए हैं, हाल ही में इन्हीं को चुना है। और इसके अलावा जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक कंपनी थम्स अप और गेमिंग ऐप 823 के ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं वो शाहरुख खान बने हैं। कौन? शाहरुख खान बने हैं। उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार बने हैं। उत्तराखंड राज्य की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर वंदना कटारिया जो कि हॉकी प्लेयर हैं, इनको बनाया गया है। बिहार के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी को बनाया गया है। एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के न्यू ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। हुंडई मोटर्स आदिति अशोका को, बैंक ऑफ बड़ौदा के नए ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा को, फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर दिशा पटानी को बनाया गया है। तो इतने सारे ब्रांड एम्बेसडर बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए, मैंने बता दिए आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? नाबार्ड ने जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। कौन सा? जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है नाबार्ड की। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक हिंदी में बोल देते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी 12 जुलाई 1982 को हुई थी नाबार्ड की। इसका मुख्यालय मुंबई में है और अध्यक्ष गोविंदा राजुला चिंताला हैं। ये आप याद रखेंगे। प्राकृतिक खेती के लिए अभी हाल ही में जीवा कार्यक्रम नाबार्ड ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के कौशल विकास के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट आरोहण परामर्श कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो आसाम सरकार ने। किसने? आसाम सरकार ने छात्रों के कौशल के विकास के लिए आरोहण परामर्श की शुरुआत की है ना। आसाम के बारे में भी देख लेते हैं, जैसे हमने उड़ीसा के बारे में देखा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के कौन है? मुख्यमंत्री हैं। जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। आसाम के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धुलिया हैं। नेशनल पार्क को भी आप याद रखेंगे, यहाँ पर 7 नेशनल पार्क हैं जो कि राज्यों में तीसरे नंबर पर नेशनल पार्क है यहाँ पर सबसे ज्यादा, है ना। पहले सबसे ज्यादा नंबर पर कौन है? 11 नेशनल पार्क एमपी में है यानी मध्य प्रदेश में है। 9 नेशनल पार्क अंडोमान निकोबार में है और 7 नेशनल पार्क तीसरे नंबर वाला आसाम है, जो कि मैं आपको अभी बता रहा हूं इनके नाम। काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क है, औरंग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, दिहंग पटकई नेशनल पार्क। ये 7 नेशनल पार्क हैं, ये आप याद रखेंगे। प्रसिद्ध त्योहार है यहाँ के रोंगाली बिहू है और बोहाग बिहू है, यानी 3 टाइप के यहाँ पर बिहू होते हैं। एक कट्टी बिहू होता है, रोंगाली बिहू, बोहाग बिहू, एक कट्टी बिहू भी होता है ना, उसको भी आप याद रखेंगे। शक्ति की देवी सती का मंदिर कामाख्या मंदिर भी यहाँ पर है, बहुत बार पूछा जाता है कामाख्या मंदिर कहाँ पर है। इसके अलावा आसाम में अंबुबाची मेला भी लगता है ना। अंतरराष्ट्रीय सीमा जो लगती है आसाम को भूटान और बांग्लादेश की लगती है। पड़ोसी राज्य जो है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये 7 हैं ना। 7 ही हमारे नेशनल पार्क थे इसमें और 7 ही राज्य टच करते हैं। प्रमुख हवाई अड्डा जो है यहाँ पर गोपीनाथ बारदोलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है गुवाहाटी में, इसको भी ध्यान में रखना है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है, बहुत बार इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ भी माजुली कहाँ पर है? ये आसाम ब्रह्मपुत्र में है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल जो है भूपेन हजारिका पुल, ढोला सादिया पुल, जिसकी लंबाई 9.15 है, नदी पुल है ये सबसे लंबा हमारे भारत का भूपेन हजारिका पुल। राज्यसभा सीट 7 है, लोकसभा सीट 14 है और
विधानसभा सीट 126 है ना। ये सब आप ध्यान में रखना आसाम के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे छोटा वियरेबल एयर प्यूरीफायर किस आईआईटी ने लॉन्च किया है? ये किया है दिल्ली ने, दिल्ली आईआईटी ने, है ना। ये जो है ये आपके नाक में लग जाएंगे छोटे छोटे जो है एयर प्यूरीफायर, ये सबसे छोटे बनाए हैं किसने? आईआईटी दिल्ली ने, जो कि सबसे छोटे वियरेबल एयर प्यूरीफायर हैं। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां पर किया है? नासिक महाराष्ट्र में किया है। आप फोटो में भी देख सकते हो, जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन नासिक महाराष्ट्र में किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल जिला कौन सा बना है? 100वां हर घर जल जिला जो बना है वो चंबा हिमाचल प्रदेश बना है। कौन सा? चंबा हिमाचल प्रदेश, जल जीवन मिशन के तहत। अब इसके साथ में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं जल जीवन मिशन के तहत में? हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला, ये मैंने आपको बता दिया कि हर घर जल वाला 100वां जिला बना है। जल जीवन मिशन लॉन्च जो हुआ था 2019 में हुआ था। उद्देश्य जो है 2024 तक हर घर में नल कनेक्शन करवाना है ना। हर घर जल वाला पहला राज्य जो बना था वो गोवा बना था, ये भी आप ध्यान में रखना। पहला राज्य जो बना था हर घर जल वाला गोवा बना था। लद्दाख में ग्रामीणों को स्वच्छ जल के महत्व के लिए पानी माह की शुरुआत की गई थी। कहां पर? लद्दाख में ग्रामीणों को स्वच्छ जल के महत्व को बताने के लिए। 24 घंटे नल स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर पुरी बना था, है ना। वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर जो बना था वो इंदौर मध्य प्रदेश, है ना। और विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस के बारे में भी आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना दिवस कब मनाया गया? 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो बनाया गया वो कब मनाया गया? 19 फरवरी को मनाया गया, है ना। 19 फरवरी को 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया गया, जो कि इस योजना में हर 2 साल बाद किसान को उसकी जमीन का मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाता है, जिससे उसको उसकी जमीन के स्वास्थ्य के बारे में, उसकी उर्वरा के बारे में और उसके उत्पादन क्षमता के बारे में वो जान सके। हर 2 साल बाद ये कार्ड दिया जाता है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, है ना। इसकी शुरुआत राजस्थान के सूरतगढ़ में 19 फरवरी से हुई थी, इसीलिए ये 19 फरवरी को 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया। 2015 से शुरुआत हुई थी, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी राजस्थान के सूरतगढ़ से ये कार्ड वितरण वाली योजना, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, हम यहाँ पर इंपोर्टेंट डेज के बारे में एक बार देख लेते हैं। 1 फरवरी को हम मनाते हैं तट रक्षक दिवस। 2 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, जो कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। 4 फरवरी को हमने मनाया विश्व कैंसर दिवस, जिसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप। 4 फरवरी को ही हमने अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया, जिसकी थीम थी ह्यूमन फर्टिलिटी इन एक्शन। 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया हमने, सेफर इंटरनेट डे, जिसकी थीम थी टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। ये जो है हर साल फरवरी के दूसरे सप्ताह दूसरे दिन मनाया जाता है, जो कि 8 फरवरी को हमने सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हम मनाते हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को। 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, जो कि 13 फरवरी 1879 को सरोजनी नायडू का जन्म हुआ था, उनकी जयंती पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 13 फरवरी को ही हम विश्व रेडियो दिवस मनाकर आए हैं, जिसकी थीम रही थी रेडियो एंड ट्रस्ट। 14 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस हमने मनाया, इंटरनेशनल एपिलेसी डे, और ये फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, और ये 14 फरवरी को हमने इस बार मनाया। इसकी जो थीम रही थी 50 मिलियन स्टेप्स फॉर एपिलेसी, है ना, अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस की थीम। 15 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर डे हमने मनाया 15 फरवरी को। और 4 फरवरी को हमने कैंसर डे मनाया, जिसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप। और 15 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर डे मनाया, जिसकी थीम थी बेहतर जीवन सुरक्षा, है ना। और 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ये हमने पढ़ लिया था। और 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया हमने। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, शुरुआत 2009 से हुई थी, और इसकी थीम जो रही थी अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, ये इसकी थीम रही थी। बढ़ते हैं आगे। 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, है ना, जिसकी थीम रही थी बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर, ये इसकी थीम रही थी। विश्व चिंतन दिवस, वर्ल्ड थिंकिंग डे, 22 फरवरी को हम मनाते हैं, और इसकी थीम रही थी हमारा विश्व हमारा समान भविष्य। ये चिंतन डे की जो है, थिंकिंग डे की ये थीम रही थी।
24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क हम मनाते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है ये हम मनाते हैं 24 फरवरी को। 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ दिवस, वर्ल्ड एनजीओ डे हम मनाते हैं 27 फरवरी को, और 27 फरवरी को ही राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस हम मनाते हैं। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, यानी आज हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का दिन है, 28 फरवरी का दिन। थीम रही थी इसकी एक सतत भविष्य के लिए एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। ये इसकी थीम है आज के दिवस की, यानी 28 फरवरी की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? ये भारत ने जीता। किसने जीता? भारत ने जीता। भारत ने यह खिताब रिकॉर्ड 5वीं बार जीता है और अपने नाम किया है, और ये फाइनल में कभी भी नहीं हारा। अंडर 19 की बात हो रही है। फाइनल में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया, और आयोजन एंटीगुआ वेस्ट इंडीज में हुआ था, ये भी आप ध्यान में रखना। भारतीय क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज के साथ 1000वां मैच खेलकर, अभी जो वेस्ट इंडीज के साथ जो श्रृंखला हुई थी वनडे वाली, उसके साथ खेलकर 1000वां वनडे मैच खेलने वाली पहली टीम बन गई है हमारे भारत की, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। और अंडर 19 जो विश्व कप जीता है वो भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर। अभी रोहित शर्मा जो है वो T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया? ये इंदौर में किया गया, मध्य प्रदेश के इंदौर में बायो CNG प्लांट का उद्घाटन किया गया। ऑर्गेनिक वेस्ट के प्रतिदिन 17,500 kg बायोगैस बनाई जाएगी और 100 टन उच्च गुणवत्ता वाली खाद तैयार की जाएगी। कहां पर? इंदौर में पहला दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट का उद्घाटन किया गया इंदौर में, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा क्लब विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता? ये जीता चेल्सी की टीम ने, है ना। जो इंग्लिश क्लब की चेल्सी की टीम है, इसने फीफा क्लब विश्व कप 2021 का खिताब जीत लिया है, और ब्राजील क्लब की पाल्मेइरास टीम को 2-1 से हराया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब सेनेगल टीम ने जीता था। अगर आपने पीछे की वीडियो देखी है तो मैं पढ़ाकर आया हूं आपको। आयोजन कैमरून अफ्रीका, आयोजन हुआ था इसका कैमरून अफ्रीका में, जो कि ये सेनेगल टीम ने जीता है। फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 वाला ये कैमरून अफ्रीका में हुआ था। AFC टूर्नामेंट महिला एशिया कप भारत 2022 वाला चीन ने जीता है। भारत में आयोजन हुआ था किसका? AFC टूर्नामेंट महिला एशिया कप भारत में हुआ था, जो कि चीन ने जीता है ना। ये सब आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारतीय रिजर्व केंद्रीय बैंक सोने की खरीदारी में कौन से स्थान पर रहा? दूसरे स्थान पर रहा सोने की खरीदारी में, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार, है ना। दूसरे स्थान पर हमारा भारतीय रिजर्व बैंक रहा। पहले स्थान पर जो रहा था वो थाईलैंड का रिजर्व बैंक हम कह सकते हैं, जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड रहा था पहले स्थान पर। 90 मीट्रिक टन खरीदा था थाईलैंड ने, है ना, थाईलैंड के सेंट्रल बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। और अधिनियम जो था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। 1937 में स्थानांतरित किया गया था कोलकाता से मुंबई में। राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक का। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1969 में हुआ था, और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास जो हैं ये 25वें नंबर के गवर्नर है, याद रखना है। वर्तमान में RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, माइकल पात्रा, M राजेश्वर राव, T रविशंकर और महेश कुमार जैन। ये 4 जो हैं डिप्टी गवर्नर हैं। और पहले गवर्नर कौन थे ये भी पूछा गया है, सर ओसबोर्न। सर ओसबोर्न ये पहले गवर्नर थे। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख थे, है ना। RBI के प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया है रॉयल बंगाल टाइगर को और ताड़ के वृक्ष को। RBI का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें जो दर्शाया गया है रॉयल बंगाल टाइगर और ताड़ के वृक्ष को दर्शाया गया है। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री वित्त मंत्री की सलाह पर, है ना। प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है और वित्त मंत्री की सलाह पर करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस के जरिए नागरिकों को तकनीकी अनुकूलन डिजिटल सेवाएं प्रदान करेगी? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस जो है
सशस्त्र लाइसेंस के जरिए अपने नागरिकों को तकनीकी अनुकूलन डिजिटल सेवाएं प्रदान करेगी। ये आपको याद रखना है। और ये दिल्ली पुलिस जो है ऐसा करने वाली ये पहली पुलिस भी बन गई है भारत की। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस की 75वीं वर्षगांठ पर इसे लॉन्च किया। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां सीईसी महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? 15वां संस्करण था सीईसी महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब खारू की टीम ने जीता, ललोक को 4-1 से हरा करके, है ना। ये याद रखेंगे आप। इसका आयोजन लेह लद्दाख में हुआ था। इसके अलावा 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जो हुई थी 2022 की, वो लद्दाख ने जीती थी। महिला एशिया कप जो हुआ था हॉकी का, ये जापान ने जीता था, यानी स्वर्ण पदक जीता था, पहले स्थान पर रहा था। अपना भारत तीसरे स्थान पर रहा था, कांस्य पदक जीता था। और यहां पर भारत को तीसरी रैंक मिली थी, ये भी आपको याद रखना है ना। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो हुई थी वो उत्तर प्रदेश ने जीती थी। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 PR श्रीजेश ने जीता। गोलकीपर है ये हमारे भारतीय हॉकी टीम के, ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार PR श्रीजेश ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के MD और CEO को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया है? ICICI बैंक के संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया है। याद रखेंगे आप। भारत की पहली होप एक्सप्रेसवे मशीन को किस बीमारी की रोकथाम के लिए लॉन्च किया गया है? कैंसर की बीमारी की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेसवे मशीन लॉन्च की है। ये भारत की पहली मशीन है, खासकर ग्रामीण लोगों के लिए। महाराष्ट्र के राजेश टोपे ने इस मशीन को लॉन्च किया है कैंसर बीमारी की रोकथाम के लिए, होप एक्सप्रेसवे मशीन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहां स्थापित की जाएगी? तो दिल्ली में की जाएगी। कहां पर? दिल्ली में की जाएगी, किशनगंज में। देश की पहली सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी भारतीय रेलवे द्वारा दिल्ली में स्थापित की जाएगी। रणजी ट्रॉफी 2022 में तिहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? शाकिबुल गनी जो है बिहार के हैं, ये तिहरा शतक लगाने वाले। ये रणजी ट्रॉफी में ये अपने डेब्यू में इन्होंने शतक लगाया, ये आप ध्यान में रखना है ना, ये तिहरा शतक शाकिबुल गनी ने। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 37वां, हाल ही में किस दिन गुरु रविदास जी की 645वीं जयंती मनाई गई? 16 फरवरी को गुरु रविदास जी की जयंती 645वीं जयंती थी। जन्म इनका वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, संवत 1433 में, है ना। 16 फरवरी को मनाई गई जयंती। हाल ही में भारत किस देश में IIT की स्थापना करेगा? पहली IIT होगी ये भारत के बाहर, UAE में, संयुक्त राज्य अमीरात में, आपको ध्यान में रखना है। किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? अमेरिका देश की महिला जो है HIV से ठीक होने वाली पहली महिला बनी है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस होती है HIV की फुल फॉर्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहां आयोजित की गई? विदेश मंत्रियों की बैठक हुई क्वाड समूह के दौरान, तो ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुई, ये आपको ध्यान में रखना है। ये बैठक का उद्देश्य जो था, हिंद महासागर में जो चीन का बढ़ता प्रभाव है और यूक्रेन रूस के बीच में बढ़ते तनाव के साथ में कई मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों द्वारा। और क्वाड जो है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन 4 देशों का समूह है, ये आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ में इसके उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है क्वाड समूह का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, गांजे की खेती से संबंधित ऑपरेशन परिवर्तन किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया? ऑपरेशन से रिलेटेड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एक और आ गया है, ऑपरेशन परिवर्तन किस राज्य ने शुरू किया गांजे की खेती को खत्म करने के लिए? यानी आंध्र प्रदेश ने, है ना। ये आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश ने गांजे की खेती और इसकी आपूर्ति को खत्म करने के लिए ये पुलिस ने ये अभियान शुरू किया है, ऑपरेशन परिवर्तन, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, IDBI के MD और CEO कौन बने हैं? ये CEO कौन बने हैं? MD और CEO IDBI के, ये बने हैं राकेश शर्मा। कौन बने हैं? राकेश शर्मा, आप याद रखेंगे। IDBI के MD और CEO बने हैं। IDBI की स्थापना 1964 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है। MR कुमार जो है ये इसके अध्यक्ष हैं IDBI के।
और एमडी और सीईओ मैं आपको बता चुका हूं। भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी चनीरा बंसी पोनप्पा, ये जो कुछ नियुक्तियां हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, स्टार लगा लीजिएगा। जो फरवरी में और फरवरी से कुछ दिन पहले की काफी सारी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं वो मैं आपको करवा देता हूं। देखिए यहां पर चनीरा बंसी पोनप्पा जो है भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी बने हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर जो बनी है कला रामचंद्रन बनी है ना, ध्यान में रखना। अगला है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख अभिषेक सिंह को बनाया गया है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख अभिषेक सिंह को बनाया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष विनीत जोशी बने हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष एमा टेहरो को बनाया गया। एमा टेहरो जो है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष बनी है। विद्युत ऊर्जा कंपनी अडानी पावर के नए सीईओ बने हैं शेर सिंह बी खयालिया। शेर सिंह बी खयालिया जो हैं विद्युत ऊर्जा कंपनी अडानी पावर के नए सीईओ बने हैं। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य जो बने हैं संजीव सान्याल। संजीव सान्याल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष जो चुना है वो नितिन प्रांजपे को चुना है। प्रांजपे, नितिन प्रांजपे जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष जो बने हैं देवाशीष मिश्रा। देवाशीष मिश्रा जो हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं इलकर आइची। इलकर आइची एयर इंडिया के एमडी और सीईओ बने हैं। आर्थिक विकास संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के नए अध्यक्ष बने हैं चेतन घाटे। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक बने हैं। महाराष्ट्र के नए डीजीपी जो बने हैं पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ बने हैं। आंध्र प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक जो डीजीपी बने हैं राजेंद्र नाथ रेड्डी बने हैं। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग एपीपीएससी के नए अध्यक्ष गौतम सवांग बने हैं। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो बने हैं विक्रम मिस्री बने हैं। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति शांति श्री धुलीपुड़ी। शांति श्री धुलीपुड़ी जो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक जो बनाए गए हैं डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर। डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बनाए गए हैं। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की अध्यक्ष गीता मित्तल को बनाया गया है। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए चेयरमैन एस किशोर को बनाया गया है। एनसीईआरटी के नए निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी। यूजीसी के नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं एम जगदीश मुखी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नए सचिव जो बनाए गए हैं मनोज आहूजा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नए सचिव बनाए गए हैं। वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव संजय मल्होत्रा को बनाया गया है। अगला है हमारा भारत की नई लेखा महानियंत्रण कैग जो बनी है वो सोनाली सिंह बनी है। लेखा महानियंत्रण सोनाली सिंह बनी है। डीआरडीओ के रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के निदेशक जो बने हैं श्रीनिवास मूर्ति बने हैं। श्रीनिवास मूर्ति जो हैं डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक बनाए गए हैं। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना टेक्नोलॉजी संस्थान के महानिदेशक मदन मोहन त्रिपाठी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान। राज्यसभा के नए महासचिव जो बने हैं प्रमोद चंद्र मोदी। पीटीसी इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी राजीव कुमार मिश्रा। फिक्की के नए महानिदेशक अरुण चावला बनाए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद एनसीईआरटी के नए निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी बने हैं, ये पहले पढ़ चुके हैं। इंडिगो एयरलाइंस के नए प्रबंधक निदेशक राहुल भाटिया को बनाया गया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल के जो चेयरमैन बने हैं पुष्प कुमार जोशी बने हैं। ऑयल इंडिया नेचर गैस कंपनी जो कि ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है वो अलका मित्तल बनी है, ये आपको याद रखना है। रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन वी के त्रिपाठी यानी विनय कुमार त्रिपाठी को बनाया गया है। इफ्को के नए अध्यक्ष दलीप संघानी। विश्व का पहला नैनो यूरिया विकसित किया था इन्होंने, दलीप संघानी ने इफ्को के नए अध्यक्ष बने हैं।
एस सोमनाथ इसरो के नए चीफ बनाए गए हैं। एस सोमनाथ इसरो के नए चीफ बनाए गए हैं, है ना। ये सब नियुक्तियां जो है आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक स्लाइड और रहती है हमारी यहाँ पर, रघुवेंद्र तंवर आईसीएचआर के अध्यक्ष, आईसीएचआर के अध्यक्ष रघुवेंद्र तंवर बने हैं। इंदु मल्होत्रा प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले में जांच की समिति की अध्यक्ष थी इंदु मल्होत्रा, ये आपको ध्यान में रखना है। विक्रम देवदत्त जो है एयर इंडिया के नए सीएमडी, एयर इंडिया के नए सीएमडी विक्रम देवदत्त बने हैं। मनोज पांडे भारतीय थल सेना के उप प्रमुख, मनोज पांडे भारतीय थल सेना के उप प्रमुख बने हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद जो है वो अनुराग ठाकुर, जो कि ये हमारे खेल मंत्री भी हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक मुखमीत एस भाटिया, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक मुखमीत एस भाटिया। संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव जो हैं वो ज्ञानेश कुमार हैं, है ना। ये सब आपको नियुक्तियां जो है ये याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहां पर रामानुजाचार्य की 216 फुट की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया? आपको याद हो तो पीछे हम एक आध बार वीडियो में पढ़कर भी आए हैं। 5 फरवरी को इसका उद्घाटन किया गया था ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हैदराबाद में। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। रामानुजाचार्य की 216 फुट की प्रतिमा थी, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, है ना। ये रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी के संत महात्मा और क्रांतिकारी समाज सुधारक थे, आपको ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक और प्रतिमा को आपको याद रखना है, कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया भारतीय सेना ने। कहां पर? पालमपुर, हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में अनावरण किया विक्रम बत्रा की, कैप्टन विक्रम बत्रा की, जो कि कारगिल युद्ध के नायक थे। भारतीय सेना ने इसका अनावरण किया पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में। ये दोनों जो हैं ये प्रतिमा आपको याद रखनी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनवरी 2022 में कितनी बेरोजगारी दर्ज की गई? बेरोजगारी दर्ज की गई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 की 6.57, ये आपको याद रखना है। और सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी हरियाणा में, ये आप आंकड़ा देख सकते हो। दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर त्रिपुरा है। और सबसे कम जो बेरोजगारी है ये भी आप देख सकते हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का तेलंगाना, गुजरात, मेघालय, है ना। और दिसंबर 2021 में जो दर दर्ज की गई थी 7.91 थी वो, है ना। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 45वां है, भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना है? भारत का जो यूपीआई है, एकीकृत भुगतान इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जो है, इसको अपनाने वाला पहला देश नेपाल बन गया है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। नेपाल के बारे में देख लेते हैं। नेपाल की राजधानी सभी को पता होगा काठमांडू है। राष्ट्रपति जो है विद्या देवी भंडारी हैं और प्रधानमंत्री शेर बहादुर देव हैं। मुद्रा जो है यहाँ की नेपाली रुपया है और नेपाल की सांसद जो है राष्ट्रीय पंचायत है। नेपाल की सांसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। इसके जो साथ में जो हमारे राज्य लगते हैं, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन 5 राज्यों की सीमा लगती है और सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश की लगती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है नेपाल के साथ, है ना। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है सागर माथा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और माउंट एवरेस्ट है कहां पर? नेपाल में ही है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्नाली नदी, घाघरा नदी, है ना। ये नेपाल की सबसे लंबी नदी है। महात्मा बुद्ध का जन्म भी कहां हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। और सार्क का मुख्यालय कहां पर है? काठमांडू में है सार्क का मुख्यालय। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? लता मंगेशकर के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है और बप्पी दा के बारे में भी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। इनकी जो डेथ हुई थी वो 6 फरवरी को हुई थी, आपको ध्यान हो तो 6 फरवरी को, और 16 फरवरी को बप्पी दा की डेथ हुई थी। 92 वर्ष की उम्र में हुई थी ये लता मंगेशकर की डेथ, और 69 यानी 69 वर्ष की उम्र में बप्पी दा की डेथ हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2001 में लता मंगेशकर को जो है भारत रत्न से नवाजा गया था और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989 में मिला था, है ना। शुरुआत जो हुई थी दादा साहब फाल्के पुरस्कार की 1969 में। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। पहला फिल्म फेयर पुरस्कार जो मिला था लता मंगेशकर को 1958 में मिला था। पद्म भूषण जो मिला था 1969 में, पद्म विभूषण 1999 में, और भारत रत्न 2001 में, है ना। वास्तविक गुरु का नाम था गुलाम हैदर। लता मंगेशकर के वास्तविक गुरु का नाम ये था गुलाम हैदर, और इनका जो वास्तविक नाम था वो हेमा, क्या था? हेमा
मंगेशकर था, ये आपको ध्यान में रखना है। और राज्यसभा की सदस्य 1999 से 2005 तक रही थी, लगभग 6 साल, ये भी आपको याद रखना है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। रियो ओपन टेनिस एटीपी 500 खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? सबसे कम उम्र के खिलाड़ी एटीपी 500 खिताब जीतने वाले कार्लोस अल्काराज बने हैं। कार्लोस अल्काराज, ये आपको याद रखना है। बाकी टेनिस टूर्नामेंट के जो खिताब हैं उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। टेनिस टूर्नामेंट अर्जेंटीना ओपन 2022 कैस्पर रूड ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल, स्पेन के हैं ये, इन्होंने जीता है। महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जो जीता है वो एशले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। पुरुष युगल की बात की जाए तो थानासी कोकिनाकिस और निक कार्जियोस ने जीता है। महिला युगल की बात की जाए तो बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा ने जीता है। मिश्रित युगल की बात की जाए तो क्रिस्टीना मेलाडेनोविक और इवान डोडिग ने, ये सब आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है टेनिस के बारे में, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? पीआर श्रीजेश। ये मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से पीछे बता भी चुका हूं। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीतने वाले पहले पुरुष पीआर श्रीजेश बने हैं, जो कि ये गोलकीपर हैं हॉकी टीम के, हमारे भारतीय हॉकी टीम के। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के ये गोलकीपर हैं। यह पुरस्कार 2019 में महिला टीम की कप्तान रानी रोमपोल ने ये पहले जीता था 2019 में। लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार के लिए नामित किए गए हैं नीरज चोपड़ा, है ना। लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार के लिए चुने गए हैं, यानी नामित किए गए हैं, अभी नामांकित हुए हैं ये नीरज चोपड़ा। भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM किस राज्य ने घोषित किया है? हरियाणा राज्य ने। अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मीजर्स जो है, पहला जो है ये भारत का अरावली जैव विविधता का क्षेत्र गुरुग्राम में है, ये घोषित किया गया है। आप ये याद रखना, जिस क्षेत्र को सरकार ने अपने अधिकार या संरक्षण में न लिया हो और वहां पर जैव विविधता ज्यादा हो, उसे OECM राज्य यानी एक क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। और पहला हरियाणा के गुरुग्राम का क्षेत्र जैव विविधता क्षेत्र अरावली के आसपास का ये घोषित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कन्याओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? पंख अभियान की शुरुआत की है मध्य प्रदेश ने। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इस अवसर पर कन्याओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर मंगूभाई छगनभाई पटेल हैं। खेलो इंडिया का जो आयोजन होगा 2022-23 का, ये मध्य प्रदेश में ही होगा। शहर शिवपुरी का नाम कुंडेश्वर कर दिया है, मध्य प्रदेश का ही शहर है ये। लोकसभा की सीट 29 है, राज्यसभा की सीट 11 है और विधानसभा की सीट 230 है। बढ़ते हैं आगे। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट, ये जो गैस है यहाँ पर, ये त्रासदी हुई थी, बहुत ज्यादा फैल गई थी और काफी लोग मारे भी गए थे। सांची का स्तूप भोपाल में है, कहां पर है? भोपाल में है। महाबलेश्वर मंदिर, ये महाबलेश्वर मंदिर जो है उज्जैन, और योगिनी मंदिर खुजराहों के मंदिर जो है, ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, यहां पर 11 नेशनल पार्क हैं और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क वाला राज्य है मध्य प्रदेश। 11 नेशनल पार्क, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, वन विहार, डायनासोर जीवाश्म, माधव फॉसिल जीवाश्म, ओंकारेश्वर, संजय और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये 11 नेशनल पार्क हैं, ध्यान में रखना। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना यहां पर चलाई गई थी। स्पेशल 40 का गठन किया गया था लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए। IEFR पंजीकरण की सेवा भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी। एक जिला एक शिल्प का अभियान जो है, ये भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। बुजुर्गों की सहायता के लिए संकल्प योजना चलाई गई थी मध्य प्रदेश में। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट हबीबगंज में, और विद्युत मित्र योजना निष्ठा के नाम से, यह भी मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी। ये सब आप ध्यान में रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022 का
कीगन पीटरसन जो कि दक्षिण अफ्रीका से हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले का जो दिसंबर का मिला था वो एजाज पटेल को मिला था, है ना, दिसंबर का। और इससे पहले जो नवंबर का मिला था वो डेविड वार्नर को मिला था। और इससे पहले जो अक्टूबर का मिला था वो आसिफ अली, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, इनको मिला था। ये आपको ध्यान में रखना है। और जब भी अभी जो जनवरी 2022 का पुरुष का दिया गया वो पीटर कीगरसन को, और महिला में दिया गया हीथर नाइट को, जो कि इंग्लैंड की खिलाड़ी है ना, हीथर नाइट को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन टेरी का आयोजन कब से कब तक हुआ? 16 से 18 फरवरी। 16 से 18 फरवरी वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन टेरी का आयोजन हुआ। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म होती है। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, सतत उत्पादन, ऊर्जा दक्षता और संसाधन सुरक्षा के साथ कई मुद्दों के बारे में चर्चा की गई। 16 से 18 फरवरी इसका आयोजन हुआ। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की, है ना। थीम थी टुवर्ड्स एंड रेजिलेंट प्लेनेट एंश्योरिंग एंड सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर, ये इसकी जो थीम रही थी। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है क्वेश्चन हमारा, 2023 में होने वाले अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के स्तर की मेजबानी कौन करेगा? तो मुंबई करेगा। 2023 में होने वाले अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक स्तर की मेजबानी मुंबई शहर करेगा। वार्षिक मेजबानी को लेकर के वोटिंग में भारत को 76 में से 75 वोट मिले थे, है ना, तो ये मुंबई में होगा इस स्तर। अगला क्वेश्चन है, 70वां संस्करण राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? पुरुष वर्ग का खिताब जो है 70वां संस्करण था राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप का, ये हरियाणा ने जीत लिया है। और किसको हराया है? भारतीय रेलवे को। 3-0 से भारतीय रेलवे को हराया है। महिला वर्ग में भी भारतीय रेलवे हारी है, भारतीय रेलवे हारी है। और किसने जीता है? केरल ने जीता है महिला वर्ग में। पुरुष में बात करें तो हरियाणा ने। आयोजन जो हुआ था बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम भुवनेश्वर में हुआ था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर भारत के किन 2 वन्य जीव अभयारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया है? रामसर साइट में शामिल किया गया है, एक तो बखीरा वन्य जीव अभयारण्य और एक खिजाड़िया वन्य जीव अभयारण्य। इन दोनों को जो है 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है ना, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो इस दिवस के अवसर पर 2 वन्य जीव अभयारण्य रामसर साइट में शामिल किए गए हैं, बखीरा वन्य जीव अभयारण्य और खिजाड़िया वन्य जीव अभयारण्य, जो कि ये दोनों को यहाँ पर शामिल किया गया है। इसके साथ में ही भारत में अब कुल 49 रामसर साइट हो गई हैं और सबसे ज्यादा यूनाइटेड किंगडम के पास रामसर साइट हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा जो बना था वो 1 फरवरी 1982 को 1982 को बना था। ये आपको ध्यान में रखना है। भारत के सबसे बड़े रामसर साइट स्थल का नाम है सुंदरवन वेटलैंड। सुंदरवन वेटलैंड जो है भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट स्थल है ना। सबसे छोटा जो है रेणुका वेटलैंड है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा को कौन से राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु में स्थापित किया है भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा को, है ना। परम प्रवेगा की क्षमता जो है वो 3.3 पेटाफ्लॉप्स है। 3.3 पेटाफ्लॉप्स। एक पेटाफ्लॉप्स जो है वो 1015 ऑपरेशन प्रति सेकंड के बराबर होता है। जैसे कि हम लेंस की जो क्षमता मापते हैं डायोप्टर में, ऐसे ही इसकी क्षमता मापी गई है 3.3 पेटाफ्लॉप्स में, है ना। ये एक पेटाफ्लॉप्स जो है 1015 ऑपरेशन प्रति सेकंड के बराबर है। डिजाइन सीडेक द्वारा बनाया गया था। विकसित राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन द्वारा ये डिजाइन किया गया, विकसित किया गया था ना। डिजाइन तो सीडेक द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डीआरडीओ ने रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक कौन बने हैं? डीआरडीओ के रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक बने हैं डॉक्टर श्रीनिवास मूर्ति, है ना। ये नियुक्तियों में हम इसको पढ़ भी चुके थे और यहां पर भी मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया है। डॉक्टर दशरथ राम की ये जगह लेंगे। स्थापना जो हुई थी डीआरडीओ की 1958 में हुई थी और अध्यक्ष जो है जे सतीश रेड्डी हैं। डीआरडीओ का जो मोटो है बलसम मूलम विज्ञानम है, और इंग्लिश में पूछा जाए तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, ये इंग्लिश में है इसका मोटो। हाल ही में डीआरडीओ ने ब्रह्मोस मिसाइल का समुद्र से समुद्र संस्करण का परीक्षण किया। डीआरडीओ ने हाल ही में डीआरडीओ ने सिंधु नेत्र उपग्रह को विकसित किया। सिंधु ग्रह उपग्रह को विकसित किया सॉरी, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीआरडीओ ने विदेशी मशीन पिस्तौल ASMI बनाया। डीआरडीओ ने विदेशी मशीन पिस्तौल ASMI बनाया।
एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया डीआरडीओ ने हाल ही में, यह भी आपको याद रखना है रुद्रम का। भारत के पहले एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक एनजी का सफल परीक्षण किया, यह भी आपको याद रखना है। सीआरपीएफ के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस विकसित की। मिसाइल संत का सफल परीक्षण भी डीआरडीओ ने किया। डीआरडीओ ने स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन अभ्यास, ये भी आप याद रखना, अभ्यास नाम से डीआरडीओ ने हाई स्पीड ड्रोन अभ्यास का भी सफल परीक्षण किया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पर, बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? पुरुष एकल खिताब जीता किरण जॉर्ज ने। अगर महिला एकल खिताब की बात होती तो उन्नति हुड्डा ने जीता। कौन सा? बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 का है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच मिलिट्री कॉरपोरेशन की 10वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई? तो ओमान और भारत के बीच में नई दिल्ली में आयोजित हुई कौन सी बैठक? मिलिट्री कॉरपोरेशन की 10वीं बैठक, यह भी आपको ध्यान में रखनी है, भारत और ओमान के बीच में। अगला क्वेश्चन है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो नॉर्वे देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। 37 पदक कुल जीते हैं, 16 गोल्ड, 8 सिल्वर, 13 ब्रोंज, ये आप ध्यान में रखेंगे। 16 गोल्ड जीते हैं, 8 सिल्वर जीते हैं और 13 ब्रोंज जीते हैं। 37 पदक कुल जीते हैं नॉर्वे ने। और पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर जर्मनी 27 पदक, 12 गोल्ड, 10 सिल्वर और 5 ब्रोंज मेडल जीते हैं। तीसरा स्थान चीन का रहा, 15 पदक जीते कुल, 9 गोल्ड, 10 सिल्वर, 2 ब्रोंज मेडल जीते हैं ना, ये आप याद रखेंगे। स्कीइंग चैंपियनशिप थेरेसी जोहाग जो है नॉर्वे की, इन्होंने पहला पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता था, है ना, ये भी आपको याद रखना है। और भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया था पुरुष ने, एल्पाइन स्कीयर ने किया था। एल्पाइन स्कीयर जो है आरिफ खान, ये जम्मू कश्मीर से हैं, आरिफ खान, पुरुष एल्पाइन स्कीयर गेम में ये जो है पार्टिसिपेट किया था आरिफ खान ने जम्मू कश्मीर से। इसका आयोजन जो हुआ था वो 4 फरवरी से 20 फरवरी तक हुआ था, है ना, ये भी आपको याद रखना है। पैरा ओलंपिक वाले 4 मार्च से शुरू होंगे और 13 मार्च को खत्म होंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बीजिंग में होंगे पैरा ओलंपिक वाले। मोटो एक साझे भविष्य के लिए एक साथ, ये मोटो भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पर, फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी बने हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पर मैंने इनकी संपत्ति भी मेंशन की है यहां पर सीरीज वाइज में, जो कि दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी, तीसरे स्थान पर मा हुआनटेंग बने हैं, और ये जो है रतन टाटा, ये चौथे स्थान पर नहीं है। इनका स्थान पता नहीं कौन सा है, लेकिन ये चौथे स्थान पर नहीं है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा मैंने आपको बता दिया, और साथ में मैंने इनकी संपत्ति भी लिखी हुई है। दुनिया के अमीर व्यक्ति की बात की जाए तो यहां पर एलन मस्क पहले स्थान पर हैं, बर्नार्ड अर्नोल्ट जो है ये दूसरे स्थान पर है, और तीसरे स्थान पर जेफ बेजोस है ना, ये ध्यान में रखना आप सब। टेनिस टूर्नामेंट टाटा ओपन 2022 पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है राम कुमार रामनाथन और रोहन बोपन्ना ने। इन दोनों ने ये टाटा ओपन 2022 पुरुष युगल खिताब जीता है, आपको याद रखना है। और इसके अलावा टेनिस टूर्नामेंट बेंगलुरु ओपन एटीपी चैलेंजर 2022 पुरुष युगल की बात करें तो राम कुमार रामनाथन और साकेत मायनेनी ने, इन दोनों ने जीता है ये एटीपी चैलेंजर बेंगलुरु ओपन वाला। ऑस्ट्रेलियाई जो हुआ था पुरुष युगल वाला ओपन ऑस्ट्रेलियाई टूर्नामेंट जो हुई थी, थानासी कोकिनाकिस और निक कार्जियोस ने, ये यहां पर इन्होंने जीता है ना। तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे। 64वां क्वेश्चन है, एएफसी का 20वां संस्करण फुटबॉल टूर्नामेंट महिला एशिया कप जो कि भारत में आयोजित हुआ था 2022 का खिताब किसने जीता है? चीन ने जीता है। कौन सा खिताब? 20वां संस्करण था फुटबॉल टूर्नामेंट महिला एशिया कप, चीन ने जीत लिया है। इसकी जो फुल फॉर्म है एएफसी की, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशियाई फुटबॉल परिसंघ, है ना, ये इसकी फुल फॉर्म है। 7 मई 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय पूछा जाए तो कुआलालंपुरम मलेशिया में है, जो कि इसकी राजधानी है। इसके अध्यक्ष जो हैं सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा इसके अध्यक्ष हैं। महासचिव विंडसर जोन है। मोटो 1 एशिया 1 गोल इसका मोटो है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अनुसार किस भारतीय सुरंग को 10,000 फीट से ऊंची सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता मिली है 10,000 फीट ऊंची। तो ये अटल सुरंग जो कि कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है, हिमालयी रेंज में है ना। कौन सी रेंज में? पूर्वी पीर पंजाल हिमालयी रेंज में ये अटल सुरंग है, पूछा जाए तो एग्जाम में। दर्रा कौन सा है? रोहतांग दर्रे में है। राजमार्ग लेह मनाली है ना, लेह मनाली, इसकी जो कुल लंबाई है 9200 मीटर है लगभग, है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और अटल
टनल का शुभारंभ जो किया था ये 3 अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी की डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के लोकतांत्रिक देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो 40वें स्थान पर है। लोकतांत्रिक देशों की सूची में भारत 40वें स्थान पर है और ये 2021 की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार 6.91 अंक भारत को मिले हैं। पहला जो है ये पहला स्थान नॉर्वे का है जिसको ये इतने अंक मिले हैं और दूसरा स्थान न्यूजीलैंड का है, इसको इतने अंक मिले हैं और यहाँ पर तीसरा फिनलैंड है जो कि 9.27 अंक मिले हैं ना। ये जो आंकड़ा है अंकों वाला ये भी आप ध्यान में रखना। 40वां स्थान है लोकतांत्रिक देशों की सूची में भारत का। बृजराज शर्मा की जगह कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एसएससी के नए अध्यक्ष एस किशोर बने हैं। बृजराज शर्मा की इन्होंने जगह ली है। एक क्वेश्चन के माध्यम से जो कि पीछे मैं नियुक्तियां करवा चुका हूं उसमें भी मैंने आपको बताया था, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महिलाओं को अपनी आत्मरक्षा करने के लिए ट्रेनिंग के लिए किस राज्य ने ओबाव कला कार्यक्रम शुरू किया है? कर्नाटका ने ओबाव कला कार्यक्रम शुरू किया है जो कि महिलाओं को आत्मरक्षा करने की ट्रेनिंग दी जा रही है इस कार्यक्रम के थ्रू, ओबाव कला के थ्रू, है ना, कर्नाटका राज्य में। इस कार्यक्रम का नाम हैदर अली के खिलाफ लड़ी ओनाके ओबावा के नाम पर रखा गया। ओनाके ओबावा के नाम पर रखा गया जो कि हैदर अली के खिलाफ लड़ी थी। 2024 तक भारत का पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन कहां बनेगा? सूरत में बनेगा भाई, गुजरात सूरत में 2024 तक बनेगा भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन। बुलेट ट्रेन परियोजना की कमान नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संभाली जा रही है ना। ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला देश कौन सा बना है? तो सॉरी ये क्या है, पहला देश जो बना है वो भारत बना है ना। तो कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश भारत बना है। इसके द्वारा जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लाज्मिड्स को शरीर में इंजेक्ट किया जाएगा जिससे शरीर में स्पाइक प्रोटीन का निर्माण होगा, है ना। ये आप देख सकते हो, इस प्रोटीन का निर्माण होगा जो कि डीएनए वैक्सीन वाला ये कोविड-19 का टीका है, भारत ने सबसे पहले लगाया है। और एक और आप ध्यान में रखेंगे, पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाला कनाडा देश बना है। पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाला, है ना। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? इस्तांबुल तुर्की बना है। कौन सा बना है? इस्तांबुल तुर्की। और टॉप 10 में जो हमारे 3 शहर आए हैं हमारे देश के, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 10 में से 3 शहर हमारे भारत के हैं और 5वां स्थान मुंबई का है ना। टॉमटॉम ट्रैफिक द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है जिसमें इस्तांबुल तुर्की पहले स्थान पर है भीड़ भाड़ वाले इलाके में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। 15वें ESPN क्रिक इन्फो में सर्वश्रेष्ठ कैप्टन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है 2021 का किसे मिला है? ESPN क्रिक इन्फो में सर्वश्रेष्ठ कैप्टन ऑफ द ईयर ये मिला है केन विलियमसन जो कि न्यूजीलैंड के ये कैप्टन है ना। तो कैप्टन वाला था तो कैप्टन को ही मिलेगा। इसके अलावा 15वां क्रिक इन्फो में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बैटिंग वाला जो मिला है वो ऋषभ पंत को मिला है ना। टेस्ट बैटिंग ऑफ द ईयर ESPN वाला। अगर टेस्ट गेंदबाज की बात की जाए तो ये मिला है काइल जेमिसन को जो कि ये भी न्यूजीलैंड की हैं। अगर डेब्यूएंट ऑफ द ईयर की बात की जाए तो ओली रॉबिन्सन को मिला है, ये इंग्लैंड की है ना। ये चारों पांचों आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट को किसने शुरू किया है? ऑपरेशन आहट को शुरू किया है रेलवे सुरक्षा बल ने। ये आप ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन आहट को रेलवे सुरक्षा बल ने यहां पर लॉन्च किया है मानव तस्करी को रोकने के लिए। तस्करों से महिलाओं और बच्चों को बचाने के लिए लंबी दूरी तय करने वाले ट्रेनों में खासकर ये विशेष बल तैनात किए जाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, ऑपरेशन आहट, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में ऑपरेशन से रिलेटेड हमने पढ़ा था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर। ये दोबारा क्वेश्चन आ चुका है, कोई बात नहीं। डॉक्टर उन्नी कृष्ण विक्रम साराभाई केंद्र के नए निदेशक बने हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र अनुसंधान केंद्र इसरो के अंतर्गत कार्य करता है जो कि अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले रॉकेट और अंतरिक्ष वाहनों पर कार्य करता है ना। इसकी स्थापना जो हुई थी 21 नवंबर 1963 को हुई थी। तिरुवनंतपुरम में इसका मुख्यालय है, केरल में। ये आप ध्यान रखेंगे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। महासागरों को सुरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की? फ्रांस ने की। महासागरों को सुरक्षित करने के लिए, है ना,
तो वन ओशन शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता की फ्रांस ने की। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुए? तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा यहां पर पत्रकारों पर हमले हुए, 25 हमले। उत्तर प्रदेश में 23 दूसरे स्थान पर, मध्य प्रदेश में 16 जो कि तीसरे स्थान पर। ये आपको याद रखना है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2022 वाले देखेंगे हम। ये कार्यक्रम का आयोजन कहां हुआ? तो मुंबई में ये कार्यक्रम हुआ था। और जो मेन जो है हमारे जो अवार्ड मिले हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अकॉर्डिंग, वो उसको देख लेते हैं हम एक बार। फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड पुष्पा द राइज है ना, पुष्पा द राइज ये फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड मिला है शेरशाह को, है ना, शेरशाह को सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार रणबीर सिंह फिल्म 83 के अकॉर्डिंग मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म मिमी के अकॉर्डिंग मिला है। और फिल्मों के उत्कृष्ट योगदान के लिए आशा पारेख को, फिल्मों के उत्कृष्ट योगदान के लिए आशा पारेख को क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा को चुना है। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड जो दिया है वो कियारा आडवाणी को दिया है ना। ये सब आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सतीश कौशिक को अवार्ड मिला है ना। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो मिला है वो लारा दत्ता को मिला है, बेल बॉटम को, यानी बेल बॉटम के लिए, है ना। नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आयुष शर्मा को अंतिम के लिए मिला है। वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वेब सीरीज के लिए मनोज बाजपेयी को द फैमिली मैन 2 के लिए, वेब सीरीज के लिए, है ना। वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की जाए तो रवीना टंडन को मिला है, ये अरण्यक के लिए। पीपल चॉइस बेस्ट एक्टर अभिमन्यु दसानी को मिला है। पीपल चॉइस बेस्ट एक्ट्रेस की बात की जाए तो राधिका मदन को मिला है। सर्वश्रेष्ठ पर्दापर्ण आहान शेट्टी सर्वश्रेष्ठ पर्दापर्ण फिल्म तड़प के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक जो है विशाल मिश्रा को अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका की बात करें तो कनिका कपूर को यह अवार्ड मिला है। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर लास्ट स्लाइड है ये हमारी, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड सरदार उधम सिंह को मिला है। इस फिल्म को मिला है कौन सा? क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का केन घोष को मिला है फिल्म टेम्पल अटैक के लिए। सर्वश्रेष्ठ छायाकार अवार्ड जो मिला है जय कृष्ण गुमड़ी को हसीना दिलरुबा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए अनदर राउंड के लिए मिला है ना, ये आपको याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए पाउली को मिला है। और टेलीविजन सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहिर शेख को कुछ रंग प्यार के ऐसे भी इसके लिए। टेलीविजन सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रद्धा आर्या कुंडली भाग्य के लिए। सर्वश्रेष्ठ जो टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर अवार्ड अनुपमा को मिला है। टेलीविजन सीरीज अवार्ड में मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर के लिए मिला है, ये धीरज धूपड़ को मिला है। किसके लिए? कुंडली भाग्य के लिए। टेलीविजन सीरीज अवार्ड में मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस की बात की जाए तो रूपाली गांगुली को मिला है अनुपमा के लिए, है ना। तो ये सब आप याद रखेंगे और ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। तो इसी के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।